क्या आपने भी कभी अपने हाथों की उंगलियों में कोई दर्द फील करा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जब अपने हाथों की एक उंगली को जब खोलते हैं तो वो कुछ अटक के चलती है, उसमें पेन होता है और ख़ास तरह से ये प्रॉब्लम आपको जब आप सुबह सो के उठते हैं तब ज़्यादा करती है। हम बात कर रहे हैं ट्रिगर फिंगर के बारे में। मतलब कि अगर आपके हाथ की उंगली को खोलते वक्त जब वो अटकती है तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं ट्रिगर फिंगर। ये आपके हाथ को जो अंदर की तरफ के जो टेंडेंस होते हैं उसके इन्फ्लेमेशन की तरफ से होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि ट्रिगर फिंगर्स कैसे होती है, कब होती है, किस उम्र में होती है, किन लोगों को ज़्यादा हो सकती है और इसका इलाज किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहली बात मैं बताऊंगा आपको कि जब आप अपने हाथ की उंगली को, ये खास तौर से जो पहली उंगली होती है जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ये उसमें ज़्यादा नोटिस किया जाता है। जब हाथ की उंगली बंद होती है और उसको खोलते हैं तो वो धीरे से खुलती है और पूरा खुलने से पहले वो एक जगह पे अटकने के बाद में आपको उसमें से एक छोटा सा एक क्लिक या पॉप साउंड सुनाई देता है। उसके बाद ये आपकी उंगली खुलती है। ये पेनफुल भी हो सकती है और ये पेन फ्री भी हो सकती है। अधिकतर देखा जाता है कि ये पेन फ्री होती है, लेकिन शुरुआती दौर में जब ये स्टार्ट हो रही होती है तो इसमें पेन होता है, लेकिन अगर उसको इलाज नहीं मिलता है तो ये क्रॉनिक हो जाता है। उसमें जो क्लिक या पॉप साउंड है वो काफ़ी तेज़ सुनाई देती है और ये पेन फ्री होता है। बिना इलाज के ये ठीक नहीं हो पाता है और इसका इलाज के बहुत सारे मल्टी डायरेक्शनल अप्रोचेस हैं। किसी भी फिंगर में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स में हो। पेशेंट मिडिल फिंगर में या फिर रिंग फिंगर में भी इसको ऑब्जर्व करता है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये प्रॉब्लम आपको हाथों की उंगलियों में ही ज़्यादा दिखाई देगी, पैरों की उंगलियों में ये दिखाई नहीं देती है। तीसरी बात कि जब आप उसको रिलीज़ करते हैं तो वहाँ पे इसमें जो एक कायरोप्रैक्टर जो मैनिपुलेट करता है, जहाँ पे एक नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है, इसकी वजह से एक पॉप साउंड आता है जिसको हम लोग चटकाना बोलते हैं। वो चटकाने वाला साउंड नहीं होता इसमें जो इन्फ्लेमेशन, जो टेंडन के ऊपर इन्फ्लेमेशन है, जब वो रिलीज होता है तो वहाँ पे हल्का सा एक क्लिक साउंड आता है जो कि चटकाने वाले साउंड से अलग है। अब ये क्यों होता है? इसमें जैसे मैंने बताया कि आपको जो हमारे यहाँ पे एक फ्लेक्सर के टेंडन होते हैं, जैसे ये उंगलियाँ हैं, जब हम इसको मोड़ते हैं तो इसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं, जब इसको खोलते हैं तो इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। ये हमारी हाथों की उंगलियों के कलाई के दो मूवमेंट होते हैं। जब बंद करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमारे फ्लेक्सर टेंडेंस होते हैं जो कि हम जब बहुत देर तक कोई काम करते हैं या फिर हम जैसे लेखक हैं, हम राइटर हैं, पोएट हैं, तो अगर हम लगातार लिखते रहते हैं, बहुत लंबा लंबा लिखते हैं, जैसे हमारे पत्रकार दोस्त होते हैं वो बहुत लंबा लंबा लिखते हैं, बहुत लंबे लंबे आर्टिकल, एडिटोरियल्स होते हैं उनके, तो उनके हाथ की जो उंगलियाँ होती हैं वो अक्सर बंधी हुई होती हैं, मतलब इस शेप में आती हैं। मतलब उन्होंने एक पेन पकड़ा है या कोई स्केचर, कोई आर्टिशन है जो कि एक स्केच बनाता है, तो उसके हाथ की जो उंगलियां होती हैं बहुत देर तक इस शेप में रहती हैं। अब इस शेप में लगातार रहने की वजह से जो उसके अंदर वाले जो धागे होते हैं, टेंडेंस, वो छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। अब होता ये है कि ये जो फ्लेक्सर टेंडन होते हैं, मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे छोटा सा बना के दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये एक टेंडन है यहाँ पे और इसके सराउंडिंग में जो ये यहाँ पे एक शीट लगी होती है, तो बेसिकली ये जो शीट होती है बाहर की टेंडन की कवरिंग होती है, उसका इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, ये टेंडन की शीट का जब इन्फ्लेमेशन होता है तो ये टेंडन की शीट सिकुड़ जाती है और यहाँ पे जो शीट्स हैं इसके ऊपर की जो कवरिंग है ये इसको दबा देती है। अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का डायमीटर अगर देखें तो यहाँ पे टेंडन फ्री है काम करने के लिए और यहाँ पे वो स्टिफ हो गया है, वो शॉर्टन हो गया है। और उसको जब आप खोल देंगे, थोड़ी सी ज़बरदस्ती करेंगे, आपको थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, स्ट्रेच करेंगे तो वहीं पे एक क्लिक या पॉप साउंड आता है। और ये अब देखते हैं कि ये किस उम्र में और किस वजह से ज़्यादा होता है। तो जो यंगस्टर्स होते हैं उस उम्र में ज़्यादा दिखाई देता है। ये 20 टू लेके और 30 तक का जो एज ब्रैकेट होता है उसमें ये ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होता है। इसी उम्र में आप एक प्रॉब्लम से, आपको एक प्रॉब्लम आती है, इसका नाम होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये भी जब यंग्स होते हैं तभी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ट्रिगर फिंगर का बहुत गहरा नाता है। बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे देखे जाते हैं जिनको अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसमें ट्रिगर फिंगर्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं कोई गठिया बाय वाले जो पेशेंट होते हैं, जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं,
उस केसेस में भी ट्रिगर फिंगर्स ऑब्जर्व किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ टाइप 2 है, यानी उसका ब्लड शुगर अगर बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको ट्रिगर फिंगर के चांसेस हो सकते हैं। तीसरी चीज़ है, अगर आपको थायराइड है, यानी कि आपका थायराइड का लेवल ऊपर या नीचे है, तो भी आपको ट्रिगर फिंगर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारे पास नंबर ट्रॉमा का, यानी कि अगर आपको कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तब भी आपको ट्रिगर फिंगर हो सकता है। जैसे कि आप अगर ज़मीन पर गिरते वक्त आपकी उंगलियां ज़मीन से टकराती हैं, आप क्रिकेट खेलते वक्त अगर कैच करते हैं, आपके अंगूठे पर अगर आप बॉल लगती है लेदर की, तो भी आपको ट्रिगर फिंगर हो सकता है। अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं, आप रिबाउंड में बास्केटबॉल को कैच करते हैं, अगर बॉल आपके फिंगर टिप पे गिरती है, तब भी आपको ट्रिगर फिंगर हो सकता है। तो ये बहुत सारे हमने आज कॉजेज़ देखे कि आपके ट्रिगर फिंगर के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, यानी कि अगर पेशेंट आपके पास में आता है तो वो क्या सिम्टम्स लेके आएगा। सबसे पहला सिम्टम्स होगा उसका आवाज़, जो उसके उंगली को खोलते या बंद करते वक्त आती है, इसको हम पॉप या क्लिक साउंड भी बोल सकते हैं। दूसरा एक जो कॉज है, दूसरा जो सिम्टम है वो दूसरा होगा कि उसको पेन होगा उसी उंगली को खोलने में और बंद करने में। तीसरी चीज़ कि जब आप उसको उंगली को खोलेंगे, पूरा देखेंगे, तो वहाँ पे आपको उसको छूने में उसकी पेन के लिए सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, वो एरिया टेंडर रहेगा। और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो कंप्लेंट करते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस की, यानी कि सुबह सो के उठने के बाद उनकी उंगलियां दुखती हैं, उन्हें उंगलियों को खोले में और बंद करने में परेशानी होती है। बहुत बार ये भी ऑब्जर्व किया है, जो कि पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउटी आर्थराइटिस से सफ़र करते हैं, उनकी उंगलियां सुबह हल्की मुड़ी हुई रहती हैं और जब वो उसको खोलते हैं तो उनको पेन होता है उसमें। अब आइए बात करते हैं कि हम इस ट्रिगर फिंगर को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो हमारी फिजियोथेरेपी में इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका फिजियोथेरेपी में। सबसे ज़रूरी है कि हम इसको रेस्ट दें, यानी कि अगर आप इस तरह से हाथ की लिखाई, कोई कलाकारी, कोई बहुत ज़्यादा अगर आप सुई धागे का काम करते हैं, अगर आप टाइपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको उसको कम से कम 4 से 6 हफ्ते के लिए रेस्ट देना पड़ेगा। रेस्ट बहुत ज़रूरी है। उसी पार्ट पे अगर आपकी फिंगर है अंदर की तरफ, फ्लेक्सर पार्ट पे अगर आपकी इंडेक्स फिंगर है होती है या मिडिल फिंगर होती है, तो वहाँ पे थोड़ा आइस लेके मसाज करें। इस तरह के हमारे आपको एक स्प्लिंट भी मिल सकते हैं, जिनको हम लोग ट्रिगर फिंगर स्प्लिंट बोलते हैं, जो कि उंगली के ऊपर लगाया जाता है। ये आप 1 घंटे के लिए लगाइए, आधे घंटे के लिए निकाल दीजिए, फिर इस तरह से उसको रिपीट करते रहिए। उसको रिपीट करने से अगर आपकी जब फिंगर है वो स्ट्रेच फॉर्म में रहेगी, तो वहाँ पे जो उसके सराउंडिंग में, टेंडन के सराउंडिंग में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा फिजियोथेरेपी में बहुत तरह की मशीन से मोडालिटी ट्रीटमेंट है, जहाँ पे कि इसको यूज़ करने से आपको पेन कम हो सकता है। अल्ट्रासोनिक थेरेपी एक इलाज है, दूसरे इलाज में लॉन्ग वेव डायथर्मी है, फिर लेज़र थेरेपी है, और इस तरीके से बहुत सारे इलाज पॉसिबल हैं। और ये इलाज अगर आप 2 से 4 हफ्ते के बीच में करते हैं अलॉन्ग विद आपका रेस्ट, तो आपका ट्रिगर फिंगर ठीक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ट्रिगर फिंगर से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है, तो इसी वीडियो में नीचे की तरफ हमारा मोबाइल नंबर और एड्रेस मौजूद होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।